ये हमारी इंडिया वर्सेस चाइना मिलिट्री कंपैरिजन वाली वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा और डायरेक्टली पार्ट 2 देख रहे हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जो पार्ट 1 है आप उसे पहले देखिए, ताकि आपको पार्ट 2 और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। और बाकी अगर आप उनमें से हैं जो कि पार्ट 1 देख चुके हैं तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। दो 2020 के लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद से चीन ने भारत के साथ लगी सीमा के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जितनी तेजी से बिल्ड किया है तो उस तरह की रफ्तार आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि ऑल्टीट्यूड प्रॉब्लम के लिए चीन ने अपने एयरबेसिस को एक्सपेंड किया है। होतान, खसगर, लासा, नगारी गुंसा इन सभी जगहों पर एक्सपेंड किए गए। इन सभी जगहों पर लॉन्गर रनवेज, हार्डन एयरक्राफ्ट शेल्टर्स, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़, नए एयरफील्ड, हेलीपोर्ट्स ये सब बनाए गए। और जहां 2020 में चीन के पास गिने चुने यूजेबल एयरफील्ड्स थे जो कि भारत को फेस करते थे, अब ये वाला जो क्रिटिसिज्म है ये आउटडेटेड हो चुका है। चीन अपने J-20 सहित अन्य मॉडर्न एसेट्स को रोटेशन बेसिस पर डिप्लॉय करता है और मिड 2024 में तो चीन एक अच्छी खासी संख्या में J-20 LAC के पास डिप्लॉय किए हैं। बाकी J-16 और J-10C को वो रेगुलरली रोटेट करते रहते हैं। वहीं KJ-500 AWACS, ड्रोन्स ये सब इस थिएटर में बने हुए हैं और जो क्वालिटी वाला गैप था चीन उसे भी काफ़ी कम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि चीन की जो ऑल्टीट्यूड वाली प्रॉब्लम है तो चीन उसको फिक्स तो नहीं कर सकता है, लेकिन चीन ने उसको इररेलेवेंट बनाने की पूरी कोशिश करी है। और अगले 5 से 10 वर्षों में जिस हिसाब से चीन की प्रोग्रेस हो रही है तो यहाँ पे चीन और एक बड़ा एडवांटेज प्राप्त कर लेगा, विशेष रूप से अगर भारत की प्रोग्रेस को ध्यान में रखा जाए तो। और हवा में चीन की लिमिटेशंस फिजिक्स की वजह से कम रहेगी, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक निर्णायक नहीं बन पाएगी। बाकी हाँ, जो एक चीज़ है जो कि निगोशिएबल नहीं है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि सोल्जर्स की कैपेबिलिटी। तो वहाँ पे भारत के पास लंबे समय तक एडवांटेज रहेगा। और अगर आप चीन के 1962 वाले पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीन ने कैसे भारत पर हमला करने से पहले कई वर्षों तक चुपचाप तरीके से चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख यानी कि एक्साई चीन पर एक रोड नेटवर्क को पहले बिल्ड किया, वहाँ पे लॉजिस्टिकल सुपीरियरिटी अचीव करी और उसके बाद जाके उसने भारत पर तब हमला किया जब भारत तैयार नहीं था। और चीन का जो भी करंट बिल्डअप है वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो लेसन ये बिल्कुल भी नहीं है कि चीन हमला करेगा, बल्कि ये है कि चीन अपने ऑप्शंस को बिल्ड कर रहा है और वो स्ट्राइक तभी करेगा जब उसकी लॉजिस्टिक्स मैथ उसकी फेवर में ज़्यादा होगी। लेकिन भारत के केस में भी 1962 वाला सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने भी 2020 के बाद से जितनी तेज़ी से LAC के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया है, सेला टनल, फ्रंटियर हाईवे, न्यूमा एयरफील्ड, एम्यूनिशन डिपोज, माउंटेन फोर्सेस को रेज करना, और भारत इस गैप को इस हद तक कम कर रहा है कि चाइना की मैथ उसको कभी कवर कर ही नहीं पाएगी। गलवान के तुरंत बाद भारत ने एडिशनल 50,000 ट्रूप्स लद्दाख में डिप्लॉय किए हैं जो लेह की सिविल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। स्ट्राइक कोर के एलिमेंट्स, राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट्स, मैकेनाइज और आर्मड रेजिमेंट्स, पहले जहां 4-5 आर्मड रेजिमेंट्स थी वहां 10 से 12 तक डिप्लॉयड हुई हैं। BRO ने लद्दाख में दर्जन्स ऑफ नई रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स ये सब कंप्लीट किए हैं, वो भी रिकॉर्ड टाइम में। दौलतबेग ओल्डी के लिए ऑल्टरनेट रूट, शिंकुला टनल, उमिंगला जैसे एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड रोड्स ये सब बनाए गए हैं। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स जैसे कि न्यूमा को 2.7 किलोमीटर पेव्ड रनवे के साथ अपग्रेड किया गया है, जहां से फाइटर्स और हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं। हेलीपैड्स, 20,000 प्लस सोल्जर्स के लिए ट्रूप्स हैबिटाट, अंडरग्राउंड एम्यूनिशन स्टोरेज, क्लास 70 ब्रिज ये सब बिल्ड किए गए। एयर साइड पर भी भारत ने अपने एडवांस फाइटर्स जैसे कि रफाल, सुखोई, अपग्रेडेड MiG-29, जैगवार ये सब हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग सर्विलेंस के लिए परमानेंटली फॉरवर्ड पोस्चर में है। अब आता है वो हिस्सा जिसे लैंड वॉर वाली बहस में हमेशा भुला दिया जाता है, और वो है समुद्र। चीन का लगभग 80% तेल इंपोर्ट मलाक्का स्ट्रेट से गुजरता है और एक ऐसा चोक पॉइंट जिसके ठीक ऊपर भारत बैठा है, अंडमान एंड निकोबार कमांड के साथ। और चीन खुद ये बात जानता है। 2003 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ ने इसे नाम दिया था मलाक्का डिलेमा। एक लॉन्ग वॉर में जहां हिमालय में गतिरोध होगा वहीं इंडियन ओशन में भारत चीन की एनर्जी लाइफलाइन को थ्रेटन कर सकता है। चीन की नेवी भले ही नंबर में बहुत बड़ी है, पर उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर बिना बेसिस के ऑपरेट करेगी। उसका एकमात्र जो विदेशी मिलिट्री बेस है वो जिबूती है। लेकिन चीन इस कमजोरी को कम करने के लिए पाइपलाइंस और ऑल्टरनेट रूट्स जैसे कि ग्वादर, म्यांमार इन सबको बना रहा है, और असल में ब्लॉकेट करना एक बड़ा एस्केलेशन होगा। चाइनीज़ नेवी के जो नंबर्स हैं वो पेपर्स पर बहुत ही स्कैरी लगते हैं, लेकिन ज्योग्राफी यहाँ भी भारत के ही फेवर में है। चीन के पास 3 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लियाओनिंग, शेडोंग और उसका लेटेस्ट फूजियान। वहीं भारत के पास है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, और ये दोनों ही इसके जंप स्टॉबार कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं। तो नंबर्स के मामले में तो कोई डाउट ही नहीं है कि चाइनीज़ नेवी भारतीय नौसेना से बहुत बड़ी है, पर ट्विस्ट यही है कि इंडोनेशियन रीजन में अगर वॉर होगा तो भारतीय नौसेना अपने होम थिएटर में फाइट करेगी, जहाँ पर लॉजिस्टिक्स, एयर कवर और सबमरीन ऑप्स अपने कोस्ट लाइन और आइलैंड चेन के नियर होंगे। और भारत अपने अंडमान निकोबार कमांड को भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपग्रेड कर रहा है। वहीं चीन को इंडियन ओशन में मेजर ऑप्स के लिए लगभग 7,000 किलोमीटर स्टैंड ऑफ लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना पड़ेगा।
और चोक पॉइंट जैसे कि मलाक्का, सुंडा, लोम्बोक, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी क्रिएट होती रहेगी, जहाँ पे भारत एलाइज के साथ ट्रेड रूट्स को इंटरडिक्ट कर सकता है। तो चाइना को नेवल एज मिलता है नंबर्स की वजह से, लेकिन इंडियन ओशन थिएटर में भारत के फेवर में एसिमेट्री है, और स्पेशली लिमिटेड वॉर या फिर ब्लॉकेड वाले सिनेरियो में। और स्टेट ऑफ हॉर्मोज की सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे जो एडवांटेज है वो भारत को खास करके तभी मिल सकता है जब ये वॉर बहुत लंबा चल जाए, क्योंकि चीन के पास 90 दिनों से ज़्यादा का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, साथ ही रूस, कजाकिस्तान, म्यांमार से पाइपलाइनें, ग्वादर तक ज़मीनी रास्ते भी हैं। तो इसलिए चीन को इस ब्लॉकेट का असर कई महीनों तक महसूस नहीं होगा। और जबकि चीन जाने वाले टैंकरों को रोकना और उनकी तलाशी लेना, जिनमें से कई पर तीसरे देशों के झंडे भी लगे होंगे, तो भारत को एक न्यूट्रल शिपिंग कंपनियों के साथ टकराव में डाल सकता है और हर तरफ से दबाव भी बढ़ सकता है। और ऐसे में चीन एक अलग जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जैसे कि भारत के पोर्ट्स और ग्रिड पर साइबर अटैक्स। और अगर भारत चीन को इकोनॉमिकली तोड़ने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भी चीन से इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए ये वाला जो एडवांटेज है ये एक लॉन्ग वॉर वेपन की तरह है, कोई क्विक किल स्विच की तरह नहीं है। ये मैटर तभी करेगा जब वॉर कई महीनों तक चल रहा है और चीन के रिजर्व खत्म हो रहे हैं, और तब तक भारत को खुद सस्टेन भी करना है। और यहीं पर आता है वो अनकंफर्टेबल सच, जहाँ पे चीन साफ तौर पर आगे है। चीन का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है वो बहुत बड़ा है। यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस के एक लीक्ड असेसमेंट के मुताबिक चाइना की जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है वो अमेरिका से भी 200 गुना ज़्यादा है। वो मिसाइल्स, ड्रोन्स, वॉरशिप्स बहुत तेज़ी से और बहुत बड़ी संख्या में बना सकता है। और भारत अभी भी बड़े पैमाने पर इंपोर्ट्स पर निर्भर है, और स्वदेशी प्रोडक्शन भले ही तेज हुआ है लेकिन चीन की जितना तेज नहीं है। हालांकि ब्रह्मोस, पिनाका, अग्नि मिसाइल का इकोसिस्टम, नई प्रलय मिसाइल्स, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की स्क्वाड्रन, मल्टीपल टाइप्स के ड्रोन्स, एक तेज़ी से बढ़ता हुआ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो यहाँ से भारत अपने इमेज को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है, और वो बहुत तेज़ी से, लेकिन गैप बहुत बड़ा है। तो एक लिमिटेड और एक क्विक वॉर में भारत खुद को बहुत अच्छी तरह से डिफेंड कर सकता है। लेकिन अगर एक जंग लंबी चलती है, लंबी से हमारा मतलब है कई महीनों की, तो चाइना के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एक बड़े डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस का। और सीधे सा हिसाब है कि लंबी लड़ाइयों में असल में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो फैक्ट्रियों की होती है, और चीन का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस भारत के मुकाबले 5 से 10 गुना बड़ा है। और भारत का सबसे बड़ा सप्लायर रूस, जो कि अब आर्थिक रूप से चीन पर ही निर्भर है। तो ज़रा सोचिए युद्ध के समय दोबारा सप्लाई मिलने के मामले में इसका क्या मतलब होगा। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज़ भारत की मदद को जरूर आएंगे, जैसे कि वो इंटेलिजेंस देंगे, स्पेयर पार्ट्स देंगे, एम्यूनेशन भी देंगे। लेकिन जैसा कि यूक्रेन के मामले में देखा गया है, जो एक्सटर्नल सप्लाई लाइन्स होती हैं वो धीमी होती हैं, पॉलिटिकल होती हैं, क्योंकि सबको अपना अपना मतलब देखना है, और सबसे बड़ी बात वो कभी भी पर्याप्त नहीं हो पाती है। बाकी रही बात न्यूक्लियर क्लैश की, तो सबसे अधिक संभावना यही है कि दोनों ही देश इसको पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और दोनों ही नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो इसलिए भारत और चीन के केस में 3 तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो हाई ऑल्टीट्यूड लिमिटेड वॉर, जो कि मुख्य रूप से लद्दाख और अरुणाचल में हो सकता है। दूसरा सिनेरियो इंडियन ओशन रीजन में, और तीसरा सिनेरियो एक फुल स्केल कन्वेंशनल वॉर, लेकिन उसकी संभावना सबसे कम है क्योंकि इसमें नुकसान दोनों को ही है। और सबसे अधिक संभावना है सिनेरियो 1 के होने की, लेकिन वहाँ पे चीन को नुकसान ज़्यादा है। तो इसी वजह से चीन की कोशिश यही रहेगी कि वो वॉर को अवॉइड करते हुए अपनी सलामी स्लाइसिंग वाले टैक्टिक के इस्तेमाल से लगातार अपने आप को विस्तार करता रहे। और 2020 का लद्दाख स्टैंड ऑफ इसी का सबूत है। और फिर डेप्सांग और डैमचौक में जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच हुआ है, तो वो ये भी दिखाता है कि दोनों तरफ फुल वॉर का जो एपेटाइट है वो असल में बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए भारत और चीन के वॉर में कौन जीतेगा, तो ये तो डिपेंड करता है कि किस तरह का सिनेरियो हो रहा है। अगर एक हाई ऑल्टीट्यूड वॉर हो रही है तो वहाँ पे टेरेन और एक्सपीरियंस भारत के साथ है। अगर एक लंबी वॉर हो रही है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस चीन के साथ है। और अगर वॉर समुद्र में हो रही है तो यहाँ पे भी भारत के पास ज़्यादा एडवांटेज है। बाकी एक फैक्टर और है जो कि हर कोई अवॉइड करता है, मैन पावर का। भले ही चाइनीज़ आर्मी के पास एक्टिव ट्रूप्स भारत से ज़्यादा हैं, पर जैसे कि हमने आपको कहा कि भारत की कंबाइंड ट्रूप्स, जिसमें से अगर आप रिजर्व ट्रूप्स को नहीं भी मान रहे हैं क्योंकि वो उतनी तेज़ी से डिप्लॉय नहीं होते हैं, पर फिर भी भारत के जो पैरामिलिट्री फोर्स का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है वो बहुत मैटर करता है। पर जैसे कि चीन अपने सभी ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं कर सकता है, उसी तरह से भारत भी अपने सभी ट्रूप्स को वहाँ पे डिप्लॉय नहीं कर सकता है। लेकिन भारत के जितने ट्रूप्स वहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं तो वो चाइनीज़ ट्रूप्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपीरियंसड होते हैं। और इसी तरह के वॉर के लिए भारत की मैन पावर प्री पोजिशनड है। लेकिन जो भारत के पैरामिलिट्री है वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और सही मायनों में एक स्ट्रेटेजिक मल्टीप्लायर की तरह सामने आती है। विशेष रूप से ITBP और असम राइफल्स जैसी फोर्सेस, जो कि केवल एक परेड ग्राउंड फोर्सेस नहीं है, वो बॉर्डर डिप्लॉयड हैं, माउंटेन ट्रेंड हैं। और ITBP को तो लिटरली चीन के फ्रंटियर के लिए ही बनाया गया है। और वॉर टाइम में वो इंडियन आर्मी को रियर एरिया की सिक्योरिटी की ड्यूटीज से फ्री कर सकती हैं, ताकि वो आगे फ्रंट पर फुल कैपेसिटी से लड़ें। वे भारत की सेकंड डिफेंसिव लाइन बन जाएंगे, और जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस निकलेंगे तो उनको भी वो आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे में जो चाइना की पीपल्स आर्म्ड पुलिस है, जो कि भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह ही रोल प्ले करती है, लेकिन उसका जो अधिकतर हिस्सा है वो शिंगजियांग और तिब्बत में इंटरनल कंट्रोल के लिए कमिटेड है।
और जो कि ऑब्वियसली वॉर टाइम में और भी ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएगा, क्योंकि ये वो एरियाज़ है जहाँ पे चीन ने ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है और वहाँ के लोग तो चाहते ही हैं कि चीन का कब विद्रोह करने का उन्हें मौका मिले। हालांकि भारत का भी कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में इंटरनल सिक्योरिटी बर्डन रियल है, लेकिन भारत चीन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी तरह से उसको कंट्रोल कर सकता है। तो भारत के पैरामिलिट्री वॉर सिचुएशन में भारत की कॉम्बैट पावर को फ्री करती है, जबकि चाइना की पैरामिलिट्री उसको और कंज्यूम करती है। और फिर से एक शॉर्ट और शार्प बॉर्डर वॉर में भारत के पास ही ज़्यादा एडवांटेज है मैन पावर के मामले में भी। लेकिन अगर वॉर लंबे समय तक खिंचेगी तो दोनों ही पक्षों के लिए सैनिकों की कमी कोई बड़ी रुकावट नहीं होगी। और जो असली प्रॉब्लम होगी वो होगी इंडस्ट्रियल आउटपुट की, जहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि सोल्जर्स के खत्म होने से पहले हमारे एम्यूनेशन ही खत्म हो गए। लेकिन आबादी के लिहाज से भारत को नुकसान सहने की क्षमता के मामले में एक ज़्यादा बढ़त हासिल है, जबकि चीन के लिए डेमोग्राफिक प्रॉब्लम यह है कि उनकी जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइनीज़ PLA का जो हर एक सोल्जर की जान जाएगी तो वो किसी परिवार का इकलौता बेटा ही होगा। और चीन इस रणनीतिक कमजोरी को अच्छी तरह से समझता भी है। कहने का मतलब ये कि भारत के पास नुकसान सहने की क्षमता ज़्यादा है। तो बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि किसके पास ज़्यादा सोल्जर्स हैं, प्रश्न ये है कि किसके सोल्जर्स तेज़ी से किसी जगह पर पहुँच सकते हैं और वहाँ पर लंबे समय तक बने रह सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर भारत और चीन के बीच कोई वॉर होता है तो वो किस तरह के सिनेरियो में होगा, हाई ऑल्टीट्यूड पर, समुद्र पर, या फिर एक लंबा वॉर। और इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। बाकी हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।